अब हम न्यूटन की गति के समीकरणों को समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। इससे पहले मैं समाकलन विधि बताऊं, आपको याद दिला दूं कि भाई जो ताप क्षणिक त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, dv अपॉन dt। ठीक है, और v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt। x क्या है यहाँ विस्थापन, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण। ठीक है, अब पहले समीकरण को मैं ज्ञात करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम तात्क्षणिक त्वरण को ही लेते हैं। भाई तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। ठीक है, अब मैं बस गुणा कर देता हूं, तो क्या प्राप्त होगा मुझे, dv बराबर a dt। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dv बराबर a dt। ठीक है, अब लिमिट लगाने के लिए अब हम जानते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था, u। तो जब समय 0 था, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग क्या था, u। और जब समय t था तो प्रारंभिक वेग क्या था, सॉरी अंतिम वेग क्या था, v। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ध्यान अच्छी तरह से इसको याद कर लें लिमिट लगाने के लिए भाई, कि जब समय 0 था अर्थात प्रारंभ में प्रारंभिक वेग क्या माना था हमने, u। v की लिमिट u और इसकी 0 लगाई। जब समय t था तो t समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता था, v। ठीक है, अब हम जानते हैं कि dv का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, v। और ये लिमिट लगा दी भाई हमने बराबर। अब चूंकि हम जानते हैं a त्वरण है, ठीक है, और नियत त्वरण के लिए हम गति के समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए एक कांस्टेंट राशि के रूप में व्यवहार करेगी। और हम जानते हैं कि नियत राशि का समाकलन और अवकलन नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर निकाल देता हूं। और dt का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, t। ठीक है, और इसकी भी लिमिट लगा देता हूं, t से 0 से t। अब देखिए हम जानते हैं कि जब लिमिट लगाते हैं तो पहले v के स्थान पर v रखेंगे, माइनस v के स्थान पर क्या रखेंगे, u बराबर a है हमारे पास, t के स्थान पर t माइनस t के स्थान पर 0। ठीक है, तो v माइनस u बराबर a t माइनस 0, और इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब u को पक्षांतरित कर दीजिए, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस at। और यही क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है। द्वितीय समीकरण को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करता हूं, अब तात्क्षणिक वेग का जो समीकरण था dx अपॉन dt उसको लगाता हूं। ठीक है भाई, अब v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, पक्षांतरण नहीं सॉरी इसका बचगुणनफल कीजिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt। अब हम जानते हैं, अभी हमने देखा था कि जो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण क्या था भाई, v बराबर u प्लस at। इसलिए dx बराबर v के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं, u प्लस at और dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt। ठीक है, अब हम जानते हैं क्योंकि u प्रारंभिक वेग है जो कांस्टेंट राशि है, इसी तरह क्योंकि नियत त्वरण के लिए हम गति के समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए a भी नियत है। इसलिए इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू u को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि ये नियत राशि है, dt प्लस
ए को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी dt। अब पहले की तरह हम क्या लगाएंगे, लिमिट। हमें पता था कि जब समय क्या था, 0 अर्थात प्रारंभ में, तो यहां समय dt दो जगह है, तो जब समय 0 था, ठीक है, तो तय की गई दूरी भी क्या थी, 0 मान लेते हैं, ठीक है। उस समय तय की गई दूरी वस्तु के द्वारा क्या थी, 0। जब समय t था तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी क्या मान लेता हूं मैं, s, ठीक है। जैसा मैंने गणितीय विधि जब बताई थी तो मैंने बताया था t सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, s, ठीक है। तो लिमिट लगाने के लिए क्योंकि यहाँ dt तो ये समय है, इसलिए 0 0 लिमिट लगाई, तो 0 समय पर अर्थात प्रारंभ में वस्तु द्वारा तय की गई 0 दूरी थी, t समय पश्चात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, s। अब हम जानते हैं dx का समाकलन क्या होता है, x, लिमिट लगा दीजिए, s से 0 बराबर u, dt का समाकलन आप लोग जानते ही हैं, t होता है लिमिट t और 0 अर्थात 0 से t प्लस a और t dt का क्या होगा भाई, t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से t, ठीक है। अब देखिए x के स्थान पर s रखिए तो s माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 बराबर u, t के स्थान पर t रखिए माइनस t के स्थान पर 0 प्लस a बाई 2, इस बटे 2 को बाहर निकाल लेता हूं, t के स्थान पर t तो t स्क्वायर माइनस t के स्थान पर 0 तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो s बराबर ut प्लस ये हाफ है और at स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। अब हम तृतीय समीकरण को समाकलन विधि से ज्ञात करेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पहले और दूसरे समीकरण को अगर मिक्स कर दिया जाए तो तृतीय समीकरण प्राप्त होता है, अलग से ये समीकरण नहीं होता है। तो पहले समीकरण को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या सूत्र लगाया था, a बराबर dv अपॉन dt, ठीक है, और दूसरे के लिए क्या लगाया था, b बराबर dx अपॉन dt। अब मैं देखिए इन दोनों ही तथ्यों का प्रयोग करूंगा और मैं तृतीय समीकरण को ज्ञात करूंगा भाई। तो देखिए a बराबर तात्क्षणिक त्वरण किसके बराबर होता है, dv अपॉन dt, ठीक है। अब मुझे क्या लाना है भाई, क्योंकि दोनों को मिक्स करना है, ध्यान रखें, तो मुझे dx लाना है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, a बराबर dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, ठीक है भाई। मैंने क्या कर दिया, dx का गुणा और dx का भाग दे दिया है भाई, dx का गुणा कर और dx का ही भाग दे दिया है, तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए भाई dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, v के। तो a बराबर क्या हो गया, इसकी जगह क्या लिख देता हूं, v और a dv अपॉन dx, ठीक है। उसी तरह बसगुणा कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा भाई, v dv बराबर a dx, ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx, क्योंकि a नियत राशि है इसलिए इसको बाहर निकालने पर dx। अब देखिए भाई लिमिट लगाते हैं, ठीक है। जब समय 0 था तो तय की गई दूरी या विस्थापन भी क्या था, 0, ठीक है। उस समय प्रारंभिक वेग क्या था, u, ठीक है। और जब समय t था तो विस्थापन क्या था, x, या तय की गई दूरी क्या थी, s मान लेते हैं, और उस समय वेग क्या था, v। ध्यान रखें जब t बराबर 0 था, प्रारंभ में t बराबर 0 था अर्थात प्रारंभ में वेग u था, ठीक है, और जो तय की गई दूरी क्या थी, 0। और जब समय t था तो तय की गई दूरी s थी और वेग t समय पश्चात कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब देखिए v dv अर्थात v का समाकलन क्या होगा भाई, v स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट लगा देते हैं u b,
बराबर a dx का समाकलन क्या होगा x, ठीक है, और लिमिट लगा देते हैं 0 to s। अब देखिए v के स्थान पर पहले v रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई v स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब v के स्थान पर क्या रखेंगे u, तो u स्क्वायर बाई 2 बराबर a, x के स्थान पर s रखिए माइनस x के स्थान पर 0 रखिए। तो कैसे लिखा जा सकता है v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 बराबर as, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2 बराबर as, बस वन कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, u स्क्वायर को इधर ले जाइए तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और यही क्या है न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण। इसी में मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ a क्या है त्वरण, ठीक है, जो रेखिक गति कर रहे हैं उन वस्तुओं के लिए लागू होगा, ठीक है। यहाँ रेखिक विस्थापन रेखीय त्वरण को लिया गया है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए तब हमें अंतिम वेग, तय की गई दूरी, ऊंचाई, जो भी कुछ ज्ञात करना है, तब हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी भाई, ध्यान रखिए आप कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर एक गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, जिसको क्या बोलते हैं हम g से डिनोट करते हैं, और g की जो दिशा होती है वो हमेशा नीचे की ओर होती है। तो ध्यान रखें जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा, यदि वस्तु को कहां फेंका जाए ऊपर की ओर, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए या ऊपर की ओर गति करे, वस्तु ऊपर की ओर गति करे, तब समीकरणों को हम कैसे लिखेंगे भाई, तब a के स्थान पर माइनस जी लिखेंगे। क्यों, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर कार्य करेगा और वस्तु कहां जा रही है ऊपर की ओर, अर्थात त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए a के स्थान पर माइनस जी रखेंगे। तब गति के समीकरण हो जाएंगे v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ये स्थान पर मैंने क्या लिख दिया है माइनस जी। इसी तरह द्वितीय समीकरण हो जाएगा u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इसी तरह तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर u बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक है। और यदि वस्तु नीचे की ओर गति करे, किस तरफ नीचे की ओर, तो a बराबर क्या होता है g, ठीक है। तब समीकरण क्या होंगे v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है, और द्वितीय समीकरण होगा u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तृतीय समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। ध्यान रखें इस बात का।